दोस्तों, Amazon और टेस्ला ये दोनों ही अमेरिकन कंपनीज दुनिया भर में अपने बिजनेस को अच्छे से फैला चुकी हैं। लेकिन हर अमेरिकन कंपनी की तरह दोनों का ये मकसद चीन के मार्केट में एंट्री लेने का था। टेस्ला से पहले Amazon ने चीन में एंट्री की थी, लेकिन तब भी आज Amazon का चाइना डिवीजन पूरी तरह से एक फेल्ड वेंचर माना जाता है, जबकि टेस्ला की सक्सेस के पीछे चीन का काफी हाथ है। लेकिन ऐसा क्यों, और आखिर चीन इन कंपनीज के लिए इतना जरूरी क्यों है, जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाइना में किसी भी कंपनी का घुसना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कई एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 में चाइना का टोटल मार्केट $13 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो अमेरिका के बराबर होगा। यानी चीन में सक्सेसफुल होने का मतलब बहुत सारा कैश है। Amazon ये बात जानता है और इसलिए 2004 में उन्होंने चीन में अपना पहला कदम रखा और करीब 600 करोड़ में चीन की एक शॉपिंग साइट Joyo.com को एक्वायर कर लिया। Amazon ने प्लान तो किया था कि वो अमेरिका की तरह इस मार्केट पर भी पूरा कब्जा कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा और 2019 में उन्हें अपने चाइनीज डिवीजन को बंद करना पड़ा। वहीं अगर हम टेस्ला को देखें तो 2021 में जितने टेस्ला व्हीकल्स बनाए गए थे उनमें से आधे सिर्फ चीन में बने थे, और चीन में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के बाद ही पहली बार टेस्ला ने कोई साल ऐसा देखा था जहां उन्हें कोई लॉस हुआ हो। चाहे ये दोनों कंपनीज अलग अलग तरह के कस्टमर्स को अपील करती हैं, लेकिन इनके सक्सेस और फेलियर के पीछे जो कारण थे वो मार्केट से जुड़े नहीं थे, बल्कि इनकी स्ट्रेटेजी से जुड़े थे, जिससे हमें पता चलता है कि चीन बाकी दुनिया से अलग क्यों है। जब Amazon चीन के अंदर घुसा तो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अलीबाबा ग्रुप का Tmall.com नाम का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जहां 2011 में Amazon ने मार्केट में 15% का शेयर लिया था और वही 2018 तक ये गिरकर 1% हो गया था। और अब वो JD.com और बाकी चाइनीज कंपनीज के साथ भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि Amazon ने नए आइडियाज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। जहां Tmall के पास अलीपे नाम की एक पेमेंट प्लेटफॉर्म था, वहीं Amazon अभी भी कैश ले रहा था। इसके अलावा Tmall हर साल एक सिंगल्स डे नाम से इवेंट करता था, जिस दिन उनकी वेबसाइट पर बहुत भारी डिस्काउंट मिला करते थे। आप देख ही रहे होंगे कि अब Amazon ने इन गलतियों से सीखकर Amazon पे भी लॉन्च कर दिया, प्राइम डे भी, लेकिन तब ये दोनों उनके पास नहीं थे। इसके अलावा Amazon चीन में अमेरिका वाली स्ट्रेटेजी लेकर गया। अमेरिकन कस्टमर्स को सिंपल और मिनिमल डिजाइन पसंद है, जो Amazon की वेबसाइट पर आपको मिलती हैं, लेकिन चीन में लोगों को कलर्स पसंद है और Amazon के कंपैटिटर्स की वेबसाइट काफी कलरफुल थी और साथ ही उनकी मार्केटिंग कैंपेन भी बहुत सारे फेस्टिवल्स को टारगेट करती थी। ये सब इसलिए भी हुआ क्योंकि Amazon ने चीन के अंदर अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं खोला था और Amazon चाइना की टीम्स अमेरिका में बैठे लोगों से अपने ऑर्डर लेती थी, जिन्हें चीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जहाँ चीनी कंपनीज अपने सेलर से 2 से 5% का कमीशन लेती थी और पर एड्स चलाने के लिए पैसा लिया करती थी, वहीं Amazon ने अमेरिका की तरह सेलर से 10 से 15% का कमीशन लेना चालू रखा और एड्स को कंसीडर नहीं किया। इसके अलावा जेफ बेजोस ने कभी भी चाइनीज अथॉरिटी और पॉलिटिशियंस को अपने बिजनेस के आसपास भी भटकने नहीं दिया, उन्हें हमेशा इग्नोर ही करते रहे। और आप जानते होंगे कि चीन में बिना सरकार की हेल्प के कोई भी बिजनेस चलाना नामुमकिन है। यहीं पर इलॉन मस्क ने ना सिर्फ अपने बिजनेस बल्कि अपनी फेम का भी फायदा उठाया। इलॉन ने 2019 में अपनी पहली गीगा फैक्ट्री चीन में खोली, लेकिन इससे पहले उन्होंने वो सब कुछ किया जो चीन की सरकार को अच्छा लगे। जैसे अमेरिका में चीन के राजदूत को वो अपनी टेस्ला मॉडल एस में ड्राइव पर ले गए, जिसके बाद उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया और कार की तारीफ की। इसके बाद क्योंकि वहां पर फेसबुक या ट्विटर नहीं है, तो इलॉन ने चीन की वीवो पर अकाउंट बनाया, जहां से वो लगातार चीन के स्पेस प्रोग्राम से लेकर उनके पिछले 3 दशक में हुई इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ करते हुए देखे जाते थे। इन सभी कारणों से चीन ने टेस्ला को काफी अच्छा वेलकम भी दिया। 2019 में टेस्ला दुनिया की वो कंपनी बनी जिसने बिना किसी चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप की अपनी एक इंडिपेंडेंट फैक्ट्री चीन में लगाई, वरना बाकी सभी बिजनेस को चीन की किसी कंपनी का सहारा लेना पड़ता था। इसके अलावा जब टेस्ला को अपनी फैक्ट्री वहां लगानी थी तो उन्हें लंबे लंबे फॉर्म्स नहीं भरने पड़े, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ी, और बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि चीन की सरकार ने टेस्ला को मार्केट रेट से भी सस्ते दाम पर फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड प्रोवाइड की। सिर्फ इतना ही नहीं, टेस्ला को और वो चीज दी गई जो उन्हें चाहिए थी, और इसलिए टेस्ला ने सिर्फ 168 दिनों में ही ये फैक्ट्री शंघाई में खड़ी कर दी,
जब 2022 में लॉकडाउन के बाद चीन ने 600 बिजनेसेस को खोलने की परमिशन दी तो उनमें एक नाम टेस्ला का भी था और उन्होंने हजारों टेस्ला वर्कर्स को फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए स्पेशल बसेस से लेकर टेस्ला की फैक्ट्री में डिसइंफेक्शन प्रोग्राम चलाने तक सब कुछ किया था। चीन में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चलती है जो अपने यहाँ के वर्कर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करती है और इलॉन मस्क इसलिए एक भी मौका नहीं छोड़ते उनकी तारीफ करने का। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में तो इलॉन ने ये तक कह दिया था कि चीन के वर्कर्स अमेरिकन वर्कर्स से भी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो काम करने के बारे में इतने पैशनेट हैं कि सुबह 3 बजे भी घर नहीं जाते, जबकि अमेरिकन तो सिर्फ घड़ी देख रहे होते हैं कि कब उनकी शिफ्ट पूरी हो जाए, कब वो घर जाए। इलॉन ने यूं ही नहीं कह दिया, उन्हें पता है चीन और अमेरिका की सरकारों के बीच किस तरह की तनातनी चल रही है और जितना ज्यादा उन्हें अमेरिका के पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज करते हैं उतना ही ज्यादा वो चीन को पसंद आने लगते हैं। चीन की सरकार का भी ये प्लान है कि वो 2030 तक अपनी सड़कों पर चलने वाले 40% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक कर दें, लेकिन टेस्ला से पहले वहां पर जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी थी उन सभी की क्वालिटी काफी खराब थी और टेस्ला उन्हें सेक्टर में एक्सपोर्ट किंग बनाने की तरफ लगा हुआ है। आपको शायद पता ही होगा कि चीन में बनी कार्स और मोटरसाइकिल्स बहुत ही खराब क्वालिटी की होती हैं, जिस वजह से वो बाकी देशों में एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। कभी चीन पूरे अफ्रीका में मोटरसाइकिल बेचा करता था, लेकिन जैसे इंडियन कंपनीज ने वहां पर आना शुरू किया चीन की सभी कंपनीज वहां पर दिवालिया हो गई। इसलिए इलॉन मस्क उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और साथ ही इलॉन को दुनिया भर में एक जीनियस के तौर पर तो देखा ही जाता है। और जब इलॉन के स्टेचर का कोई इंसान दुनिया भर में जाकर चीन और वहां की सरकार की तारीफ करता है तो ये सरकार अपने देश में भी कह सकती है कि देखो अब तो विदेश में बैठे लोग भी हमें अच्छा बता रहे हैं। इलॉन ने भी वहां की सरकार से लेकर वहां के लोगों के बीच में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, फिर चाहे वो ट्विटर पर मैंडरिन में एक पोएम पोस्ट कर देना या फिर अपनी टेस्ला की एड्स में चीन के फेस्टिवल और कलर्स को इंक्लूड करना। जेफ बेजोस की गलतियों से सीखते हुए इलॉन ने टेस्ला को अमेरिका से कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहां पर ही एक रिसर्च सेंटर और एक अलग डेटा सेंटर भी खोल दिया। इस तरह से चीन की यूनिट बाकी टेस्ला से अलग रिसर्च कर रही है और लगातार चीन और बाकी दुनिया के लिए अलग से कार्स डिजाइन कर रही है। इन सभी रीजंस ने इलॉन को चीन का फेवरेट बिलियनर बना दिया है, फिर चाहे वो सस्ती जमीन हो, कम दाम पर दिया जाने वाला लोन या फिर टैक्स इंसेंटिव्स। जी हाँ, चीन की सरकार ने टेस्ला को पहले 3 सालों के लिए टैक्स फ्री कर दिया है और उन्हें जो 10% परचेज टैक्स देना था वो भी नहीं देना पड़ता। इसलिए टेस्ला अपनी गाड़ियां सस्ते में चीन के मार्केट में बेच पाता है और लगातार मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। आज शंघाई की टेस्ला गीगा फैक्ट्री है जो कि सालाना 9 लाख कार्स को बनाने की क्षमता रखती है और इसके बाद वो यहाँ पर एक और असेंबली प्लांट भी खड़ा करने वाले हैं जो इनकी कैपेसिटी को 15 लाख तक बढ़ा देगा। जहाँ अमेरिका अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चीन को आने से रोकने के लिए नए नए लॉज बना रहा है, वहीं टेस्ला का इस तरह से चीन में ग्रो करना चीनी सरकार के लिए भी एक शान की बात हो गई है और वो अमेरिका की सरकार पर टेस्ला की ग्रोथ से एक सॉफ्ट हमला भी कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला जो कर रहा है वो सही है या फिर उन्हें चीन सरकार के इतना करीब नहीं होना चाहिए? अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।